Hello, dear students. Today's topic of production of penicillin of biotechnology PP605T. So, in today's lecture, we are going to study about the penicillin. ऐसा तो आप लोग ने बहुत बार पेनिसिलिन के बारे में पढ़ा होगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था, और हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशंस भी पढ़े हैं एंटीबायोटिक्स रिलेटेड कि पेनिसिलिन का प्रोडक्शन कैसा होता है, और आप लोगों ने मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसकी सिंथेसिस भी पढ़ी होगी। लेकिन किस तरीके से पेनिसिलिन को प्रिपेयर किया गया, क्या उसका क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से उसके मेडिसिनल यूज़ में लेके आया गया, इसके ऊपर हमें थोड़ी बहुत चीज़ें आप सब लोगों को क्लियर होंगी। तो आज हम उसी चीज़ को फिर से एक बार रिवाइज़ करेंगे, लेकिन एक नए तरीके से, कि किस तरीके से पेनिसिलिन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो बेसिकली पेनिसिलिन इज़ ऑब्टेन्ड, या फिर बोल सकते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेनिसिलियम नोटेटम। इट इज़ in temperature and subtropical regions. It can be found on salted food products, but mostly found in indoor environment, especially in damp and the water damaged buildings. So it is a resource of several B-lactam antibiotics, mostly significantly penicillin, which inhibits the biosynthesis of bacterial cell wall. जो उसका बेसिक प्रिंसिपल है, ये जो काम करता है, इसका काम क्या है, ये इनहिबिट कर देता है बायोसिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल की, जो बेसिकली अफेक्टिंग द लाइसिस ऑफ द सेल, जो लाइसिस ऑफ द सेल्स को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। सो दिस इज़ नोन बेसिकली जो हमारी पेनिसिलिन है, तो वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है उसका, कि वो इनहिबिट करती है बायोसिंथेसिस ऑफ द बैक्टीरियल सेल, जो कि अफेक्ट करता है लाइसिस ऑफ द सेल को। सो व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन, ये कौन से क्लासिफिकेशन के अंडर आती है, क्या इसका किंगडम है, कौन सी क्लास है। सो दिस इज जनरल फॉर जनरल इंफॉर्मेशन कि इट वाज बिलोंग्स टू द किंगडम फंगी, डिवीजन इन एसोमाइसोटा, द क्लास इज यूरोटियोमाइसिटीज, द ऑर्डर इज यूरोटाइल्स, द फैमिली इट कम्स फ्रॉम इज ट्राइकोमोनासीज, जीनस इज पेनिसिलियम एंड स्पीशीज इज क्रिसोजेनम। तो ये जनरल नॉलेज के लिए था कि इसका आप सहेंगे अपने बॉटनी में या फिर अपने फार्माकोलॉजी या किसी में ब्रीफली इंट्रोडक्शन में आप पढ़ के आए होंगे कि व्हाट आर द किंगडम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड द स्पीशीज। सो ये कौन सी बेसिकली सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसका जीनस क्या है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जीनस पेनिसिलियम एंड फ्रॉम विच फैमिली इट्स बिलोंग, ट्रिकोमोनासीज. This is the two main things you have to remember. So in the structure of the cell, penicillium caromonas is exhibit typical eukaryotic cells structure. It has a tubular cytoskeleton which is used for मोटिलिटी। जैसे कि आप इसमें डायग्राम में देख रहे हो कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ पेंसिल कैंसर में बनाया गया है, तो इसमें क्या है, इसके हर एक पार्ट हैं। तो इसमें जो स्ट्रक्चर हमने दे रखा है, इसका एक टैम स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ पे स्लाइड में दिख रहा है। तो बेसिकली जो इसका ट्यूबुलेंट साइटोस्केलेटन होता है, जिसको हम मेनली यूज़ करते हैं फॉर मोबिलिटी। ट्यूबुलेंट साइटोस्केलेटन आपको इसके टॉप पे इजीली आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, सो द इमेज displayed the typically filamentous hyphae that contain many condyneas. So this is belong to structure from the image of condyneas of asexual spore. मतलब मैं यहाँ पे जो स्टार्टिंग करी है, मैंने उस स्पोर से करी है जहाँ से हम उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को ड्राइव कर रहे हैं, और उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को हम ड्राइव करके हम उसको मेडिकल प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये चीज़ है कि हमने इसको कैसे ड्राइव किया, कहाँ से वो ऑब्टेन्ड है। ठीक है, सो इन स्पीशीज ऑफ पेनिसिलियम कैर्निसियम द कॉनिडिया आर ब्लू टू ब्लू ग्रीन. These conditions are cause of pathogenicity in humans, as in the case of allergy or endohepathititis. तो जब भी ह्यूमंस को अगर कोई हम इसको कंज्यूम करते हैं या इसको
किसी भी तरीके से अगर स्किन के कांटेक्ट में आती है तो ज़्यादातर ह्यूमंस में एलर्जी कॉज करती है या फिर एंडोहेप्थेल्माइटिस की कंडीशन को कॉज करती है. सो द कॉन्डेनिया इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नोन एज कॉन्डिनोफोर्स. So the growth of the condylophores is begins when stalk spouts of food cells is obtained. The stalk swells at the end and form a vesicles. The stigmata form the vesicles which give a way to a long chain of coryndia. सो यहाँ पे बेसिकली मैंने जो दिया है आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया है कि जो स्पीशीज़ है उसके किस पार्ट से हमने उस पर्टिकुलर चीज़ को ऑब्टेन किया है. ठीक है, तो यहाँ पे देयर आर द सम एप्लीकेशंस ऑफ पेनिसिलिन इन रिस्पेक्ट टू द बायोटेक्नोलॉजी. Like it produce the hydrophobic B-lactam compounds like penicillin. Penicillin crispogenima remains the primary producer of penicillin G and penicillin V. There is another class of penicillin also. The penicillin G and penicillin V are the primary producer from Penicillium cryozonoma. So the Penicillium cryozonoma has been used industrially to produce the penicillin G, penicillin V. हम इस स्पीशीज़ को यूज़ करते हैं. पेनिसिलिन की इस स्पीशीज़ को हम बेसिकली यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पेनिसिलियम G, penicillium V and xanthocalgin X, and to produce the enzyme of polyamine oxidase, phosphoglucoronase, dehydrogenase and glucooxidase. तो इन सब का बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस क्या है कि हम पेनिसिलिन की स्पीशीज से ये सारे प्रोडक्ट्स को हम इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो द पेनिसिलियम कार्नोग्रोजियम can be used to assist the crops to fight off the pathogenic species. अब यहाँ इसका बायोटेक्नोलॉजिकल यूज़ क्या है कि ये जो स्पीशीज़ है इसकी हेल्प से हम क्रॉप में ये ऐसी एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं तो दे कैन फाइट ऑफ अदर पैथोजेनिक स्पीशीज़. नाउ हियर वी बिगिन विद द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन. So the Penicillium cryozonum is high yielding strain, therefore they most widely used in the production of strain. तो इस स्पीशीज़ को जब हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका स्पीशीज़ में हम जनरली क्या करते हैं इसके स्ट्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं. सो द inoculum preparation, the purpose is to develop a pure inoculum in adequate amount. I think inoculum मेथड आपने लैब अपने माइक्रोबियल लैब में ज़रूर यूज़ किया होगा. जब आप बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं आप इनोकुलम मेथड को ही यूज़ करते हैं. तो द पर्पस इज़ टू डेवलप अ प्योर इनोकुलम इन एन एडुकेट अमाउंट. टू डू सो द वेरियस सेनिकुलर स्टेप आर नेसेसरी. A startle culture is needed for inoculation. After getting growth on solid media, 1 or 2 growth stages should be allowed in a shaken flask culture to create a suspension, which can be transferred to seed tanks for the further growth. After about 24 to 28 hours, the content of the seed tank is transferred to the primary fermentation tank. आप जब भी हम पेनिसिलिन का प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हम फर्मेंटेशन मेथड से तो ज़रूर स्पीशीज़ का रेशियो इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसका नंबर उसका बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हैं. लेकिन बल्क में प्रोड्यूस करने से पहले हम उसके स्ट्रेन को कैसे डेवलप कर रहे हैं, है ना. तो उसको हम डेवलप कर रहे हैं इनोकुलेशन मेथड के थ्रू कि हमने उसको एक सॉलिड मीडिया में लिया, उसको 1 to 2 ग्रोथ स्टेज तक उसको हमने अलाउ किया कि वो ग्रो करे. देन वी ट्रांसफर दैट मटेरियल इनटू द शेकन फ्लास्क. शेकन फ्लास्क में ट्रांसफ़र करने के बाद उसको हमने कल्चर के लिए अलग रख दिया. कल्चर होने के बाद जब वो प्रॉपर्ली कल्चर्ड हो गया तब हमने उसको सीड टैंक में ट्रांसफ़र किया ताकि प्रॉपर फर्दर ग्रोथ हो सके जिससे हम डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकें. सो आफ्टर the further growth of 24 to 28 hours, the seed
the content of the seed tank is transferred to the fermentation tank where the further processes take place. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि कैसे फर्दर प्रोसेस क्या है, कंप्लीट अप हुई है ना। तो हम यहाँ पे जो पेनिसिलिन का मेथड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन से हमने मेथड यूज़ किया है, इनोकुलम प्रिपरेशन मेथड को हम यूज़ किया है। उसकी मेथड को हम यूज़ करके किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उस पेनिसिलिन को ग्रो कर रहे हैं फर्मेंटेशन टैंक। लेकिन डायरेक्टली फर्मेंटेशन में हमने उसको नहीं रखा है, हमने फर्मेंटेशन टैंक में उसको रखने से पहले क्या किया है, उसको एक इनोकुलेशन मेथड के थ्रू एक स्टार्टर कल्चर को हमने डेवलप किया है, इसको हम सीड टैंक बोल रहे हैं, है ना। फिर हमने उस सीड टैंक को, यानी कि उसको हम फर्मेंटेशन टैंक भी बोल सकते हो, लेकिन तब जब हमने पूरा मेथड क्या है चिकन फ्लास्क में क्रिएट किया और उसको फुली कल्चर्ड को हमने उसको ग्रो करवा लिया, दैट इज़ द inoculation preparation method. So all the bioparameters like temperature, pH, aeration, agitation, they should be properly maintained in the fermentation tank so that the growth can be good. हमें अच्छा ग्रोथ चाहिए, हमें ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, फर्मेंटेशन टैंक में चाहिए, तो उसके लिए हमें ऑप्टिमम उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसको पीएच देना पड़ेगा, उसको ऑप्टिमम कंडीशन देनी पड़ेगी जिस कंडीशन में क्या है वो ऑप्टिमली ग्रो कर सके। सो देयर आर द सम बायो पैरामीटर्स दैट it should be pH near about 6.5, temperature is 26 degree to 28 degrees centigrade, then the aeration, a continuous stream of sterilized air pump into the container, then agitation, have waffles which allowed to rotate or move at 200 rpm. So these are the bioparameters of fermentation tank कि अगर आप जब हमने सीड टैंक को प्रॉपरली उसको ग्रो कर लिया था और उसको हमने फर्मेंटेशन सीड टैंक को हमने ट्रांसफ़र किया था किसमें, प्राइमरी फर्मेंटेशन टैंक में, तो हमने वहाँ उसको एक स्टैंडर्ड बायो पैरामीटर्स पे रखा है ना, कि उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जो कि 26 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, उसको एक ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड किया जो कि 6.5 होना चाहिए, उसको एजिटेशन करने के लिए हमने पर्टिकुलर स्पीड पे वो मूव कर रहा है, एजिटेट कर रहा है ना, तो उसकी प्रॉपर द बैफल्स अलाउड टू कांस्टेंट एजिटेशन ऑफ 200 rpm. So this is the bioparameter for the production of penicillin. So next is the nutrition media. This is the most important thing for the fermentation tank for the proper growth of the penicillin in the fermentation tank. So nutrition media which is help to grow that media more healthier. So the fermentation broth contain all the necessary parameters या एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं, हमने बायो पैरामीटर्स सेट कर दिए। अब आई न्यूट्रिशन मीडिया की बारी। तो न्यूट्रिशन मीडिया में क्या है, द फर्मेंटेशन ब्रोथ कंटेन्स ऑल द नेसेसरी एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द पॉलिफरेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने उसको वही प्रॉपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वही सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे जिससे क्या है उसको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल सके ग्रो करने के लिए। सो generally it contains carbon source, nitrogen source, mineral source, precursor, anti-foaming agents. So these are basically used as a nutrient media. So it also have a certain concentration, हम उसको ऑप्टिमम कंसनट्रेशन में भी ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ आपने ऐड कर दिया, नहीं, आपको एक उसको प्रॉपर कंसनट्रेशन, प्रॉपर मीडिया, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसमें ऐड करने हैं ताकि उसकी क्या हो, प्रॉपर ग्रोथ हो सके। तो जो कार्बन सोर्स है इन विच देयर इज़ अ लैक्टोज शुड बी इन कंसनट्रेशन ऑफ 6%। अगर इससे ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि ओवर ग्रोथ तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप पेनिसिलिन क्रिएट कर रहे हो उसकी क्वालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। जो आप पेनिसिलिन चाह रहे हो कि हाँ उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसकी ये ग्रोथ होनी चाहिए, इस फर्दर पेनिसिलिन से हम ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो उसको हमें एक स्पेसिफाइड कंसनट्रेशन
के साथ हम उसमें ऐड करेंगे। तो जो कार्बन सोर्स है उसमें लैक्टोज का जो कंसनट्रेशन रहेगा वो आपका 6% रहेगा। देन अदर कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज एंड सुक्रोज कैन ऑल्सो बी एडेड। Complex as well as cheap source like molasses, soya meal, they can also be added which are used to made up of lactose and glucose and sugar। तो हम इसमें कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स या कुछ ऐसे चीप सोर्सेज भी ऐड कर सकते हैं लाइक सोया मील, जो क्या करे, लैक्टोज को और ग्लूकोज शुगर के कंसनट्रेशन को क्या करे, इंक्रीज करे। ठीक, तो कार्बन सोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट मीडिया है आपका नाइट्रोजन सोर्स। अब नाइट्रोजन सोर्स में क्या है, उसमें अमोनिया सॉल्ट्स यूज़ कर सकते हैं लाइक अमोनियम सल्फेट, अमोनियम एसिटेट, अमोनियम लैक्टेट, अमोनियम गैस। दे आर यूज फॉर दिस रीज़न। समटाइम कॉर्न स्टीप लिक्वर कैन बी यूज। ठीक है, सबसे जब भी हम आपको नाइट्रोजन सोर्स की हम बात करते हैं, आपने देखा होगा अगर आप फार्मिंग भी कर रहे हैं, गार्डनिंग भी कर रहे हैं, तो आप नाइट्रोजन सोर्स प्लांट के लिए इज़ वेरी नेसेसरी। तो या फिर किसी बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए भी वो नेसेसरी है, तो आप उसमें अमोनिया ज़्यादा ऐड करते हो ना। तो वैसे ही अगर हमें फर्मेंटेशन कराना है और पर्टिकुलर पेनिसिलिन को ऑप्टिमम ग्रोथ में डालना है, तो उसमें अमोनिया सॉल्ट्स को भी ऐड करेंगे। तो किस टाइप के अमोनिया सॉल्ट्स होंगे वो, या तो अमोनियम सल्फेट होना चाहिए, अमोनियम एसिटेट, अमोनियम लैक्टेट, अमोनिया गैस, दे आर यूज्ड। बट सम टाइम corn strip liquid, a chemical product which is obtained from the corn, is also used as an नाइट्रोजन सोर्स। हम उसके चीपर सोर्स को भी कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर कोई स्पेशल टाइप का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस को ध्यान में रख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम उसमें न्यूट्रिशन ग्रोथ को ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मिनरल सोर्स। Every kind of source is very necessary. That's why they are considered a nutrition media, जो उसको ग्रो करने में हेल्प करे, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। तो मिनरल सोर्स क्या है? दीज एलिमेंट इंक्लूड फॉस्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर। दिस टाइप ऑफ मिनरल सोर्सेज आर यूज्ड बाय द for the production of penicillin, so which generally added in the form of water soluble salt। हम इसको डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, we added by making solubilize in the water। तो जब ये एलिमेंट्स क्या क्या हैं जो किसी भी पेनिसिलिन या बैक्टीरियल ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं, उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए, द एलिमेंट आर द फॉस्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक, iron and copper, and they are always added in a water soluble salt form। They are the precursor. The various types of precursors are added into the production the medium to produce specific type of penicillin। हमें कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेनिसिलिन हमें यूज़ करना है, प्रोड्यूस करना है ना। तो दे वी यूज़ द प्रिकर्सर। प्रिकर्सर क्या है? जो उसको स्पीड अप कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, इफ फिनाइल एसिटिक एसिड प्रोवाइडेड, देन penicillin G will be produced, but if hydroxyphenyl acetic acid is provided, then penicillin X will be produced। तो precursor plays a very important role। The precursor decided कि what type of penicillin is going to be produced। अगर मैं फिनाइल एसिटिक एसिड को यूज़ कर रही हूँ तो क्या है, वो पेनिसिलिन जी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैं हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड यूज़ कर रही हूँ तो पेनिसिलिन एक्स प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ वो उसके हर एक चीज़ पे इफ़ेक्ट डालेगा। तो सिलेक्शन ऑफ प्रिकर्सर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वहीं मैं फिनॉक्सी एसिटिक एसिड का यूज़ करती हूँ तो इट प्रोवाइड प्रिकर्सर फॉर पेनिसिलिन वी प्रोडक्शन। तो डिपेंड करता है कि मुझे किस कैटेगरी या किस टाइप का पेनिसिलिन प्रोड्यूस करना है, उसके अकॉर्डिंग क्या मैं प्रिकर्सर ऐड करूँगी। व्हेन द कॉर्न स्टीप लिक्विड इज प्रोवाइडेड एज नाइट्रोजन सोर्स, है ना, जैसे हमने, आपको याद होगा नाइट्रोजन सोर्स में हमने कॉर्न स्टीप लिक्विड का नाम लिया था। तो अगर हम कॉर्न स्टीप लिक्विड को हम नाइट्रोजन सोर्स की तरह ऐड कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे एज अ प्रिकर्सर का ही काम कर रहा है। इट ऑल्सो प्रोवाइड फिनाइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, दैन दे वाइडली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन जी। तो पेनिसिलिन
जी के प्रोडक्शन में काम आएंगे, है ना। तो आपने नाइट्रोजन सोर्स हो गया, मिनरल सोर्स हो गए, कार्बन सोर्स हो गए, दे आर द इम्पॉर्टेंट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑन विच द होल प्रोडक्शन इज डिपेंड इज द प्रिकर्सर। अगर आप फिनाइल एसिटिक एसिड ऐड करोगे इट विल हेल्प टू प्रोड्यूस पेनिसिलिन जी। अगर हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे इट will help for the production of penicillin X. If phenoxyacetic acid is provided, then it will help for the production of penicillin V. When the corn स्टीप लिक्विड जो ज़्यादा नाइट्रोजन सोर्स की तरह यूज़ हो रहा है, अगर उसको ऐड कर रहे हैं देन फिनाइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव इज ऑल्सो एडेड विद दैट, दे आर वाइडली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन जी। तो अब प्रिकर्सर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रिकर्सर यूज़ कर रहे हो और किस टाइप का पेनिसिलिन उससे प्रोड्यूस हो रहा है। सो देयर आर द सम अदर agents are also like anti-foaming agents. So anti-foaming agents को हम जनरली यूज़ इसलिए करते हैं कि फोमिंग प्रोड्यूस ना हो, है ना, इसलिए हम उसमें एंटी-फोमिंग एजेंट्स को यूज़ करते हैं। तो एंटी-फोमिंग एजेंट्स क्या होते हैं, अगर हम फोमिंग को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एंटी-फोमिंग एजेंट्स को यूज़ करते हैं ताकि इसमें फोमिंग या फ्रोदिंग की कंडीशन डेवलप ना हो, वो स्मूथली एक पर्टिकुलर आरपीएम पे सारे न्यूट्रिशन मीडियम के साथ क्या कर सके, मूव करता रहे। तो एंटी फोमिंग एजेंट्स कैसे हो सकते हैं, जैसे लार्ड ऑयल हो सकता है, ऑसिडोडेकनॉल या सिलिकॉन्स, हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ एंटी फोमिंग एजेंट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। सो these are the nutrition media which are added into the fermenter for the proper growth of the penicillin. So what there is a recovery also. The recovery of penicillin is carried out in 3 successive stages, that is removal of mycelium, counter current solvent extraction of penicillin and treatment of crude extract. अब किस तरीके से आप उसको रिकवर कर सकते हो, उसके 3 स्टेजेस हैं, दैट इज़ रिमूवल ऑफ माइसीलियम, काउंटर करंट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ पेनिसिलिन एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्रूड एक्सट्रैक्ट। नाउ एट harvest fermentation the broth is filtered on a rotatory vacuum to remove the mycelium and other solid. सो फर्स्ट इज स्टेप क्या था आपका, माइसीलियम। तो जब भी हम फर्मेंटेशन ब्रोथ को हम फिल्टर्ड करते हैं किसमें, रोटेटरी वैक्यूम में, दे रिमूव द माइसीलियम, तो ऑटोमेटिकली माइसीलियम और अदर सॉलिड को रिमूव करते हैं। क्यों, वी आर गोइंग टू फिल्टर दैट फर्मेंटेशन ब्रोथ ऑन रोटेटरी वैक्यूम। देन phosphoric and sulfuric acids are added to lower the pH from 2 to 2.5। अब रीज़न क्या है इसके पीछे, ताकि इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द पेनिसिलिन अनायनिक फॉर्म, हम पेनिसिलिन को अनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, इसलिए हम उसमें फॉस्फोरिक और सल्फ्रिक एसिड को ऐड करेंगे, बट एट पर्टिकुलर पीएच। जब उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन या फर्मेंटेशन ब्रोथ का पीएच कितना होगा, 2 से 2.5 होगा, तभी हम उसको ऐड करेंगे ताकि वो पेनिसिलिन को अनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। देन द ब्रोथ इज डायरेक्टली एक्सट्रैक्टेड इनटू द पॉडम्यूलिक काउंटर करंट सॉल्वेंट। So the extractor with the organic solvent such as methyl isobutyl ketone, amyl acetate and butyl acetate. The penicillin is then again extracted into the water from organic solvent. हम penicillin को फिर से extract करेंगे किससे, into water from the organic solvent by adding an adequate amount of potassium and sodium hydroxide to form a salt of penicillin. Since the resulting aqueous solution is again acidified and re-extracted with the methyl isobutyl ketone. Here the resulting aqueous solution is again acidified and re-extracted with the methyl keto isobutyl ketone. तो
इसमें प्रॉपर क्या है, जब वो अनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको ब्रोथ को एक्सट्रैक्ट करना है किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, लाइक मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन, अमाइल एस्टेट और ब्यूटाइल एस्टेट। जब वो प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, देन वी गोइंग टू अगेन एक्सट्रैक्टेड इनटू द वाटर। पहले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में फिर वाटर में एक्सट्रैक्ट करना है उस पर्टिकुलर पेनिसिलिन को। देन फ्रॉम द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एडिंग एन एडुकेट अमाउंट ऑफ, उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हम ऐड करेंगे वाटर के साथ साथ। वो क्या होगा आपका, पोटेशियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ सॉल्ट ऑफ पेनिसिलिन, ताकि पेनिसिलिन का सॉल्ट क्या हो उसमें क्रिएट हो जाए। एंड देन द रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशन इज़ अगेन एसिडिफाइड, फिर से हम उसको एसिडिफाइड करेंगे और री एक्सट्रैक्ट करेंगे इन आइसोब्यूटाइल कीटोन मेथड। सो this shift between the water and the solvent help in the purification of penicillin। ये जो हम बार बार उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक के साथ, फिर वाटर के साथ, फिर वाटर और में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करके जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या है, हम उस पर्टिकुलर पेनिसिलिन का प्यूरिफिकेशन मेथड कर रहे हैं। सो दिस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट केयरफुली बैक एक्सट्रैक्टेड with NaOH, and from this aqueous solution the various procedures are utilized to cause the penicillin and catalyze as a sodium and potassium penicillate। अगर मैंने उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट में, ठीक है, उसको प्योरली एक्सट्रैक्ट किया NaOH के साथ, एंड फ्रॉम दिस aqueous solution the various procedure to cause the penicillin catalyze as a sodium and potassium penicillate। So the resulting crystalline penicillin salt are then washed and dry। तो जितना भी crystalline penicillin salt बचा है उसको हम वॉश और ड्राई करेंगे प्रॉपरली। समटाइम्स द क्रूड एक्सट्रैक्टेड पेनिसिलिन इज पास्ड आउट फ्रॉम द चारकोल ट्रीटमेंट। हम चारकोल ट्रीटमेंट करके भी हम क्रूड फॉर्म पेनिसिलिन की क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। टू एलिमिनेट द पैरोजेंस इवन स्टेरिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी डन बाय दिस मेथड। सो दिस इज़ द होल प्रोसीजर बाय विच द पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो एक हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरीके से प्रोड्यूस हुई है ना। हमने इसको 3 स्टेप में प्रोडक्शन किया है। पहला हमने इनोकुलम प्रिपरेशन करी है। इनोकुलम प्रिपरेशन में क्या है कि फर्मेंटेशन टैंक में ट्रांसफ़र करने से पहले आपने इसको क्या किया है, इनोकुलेट किया है। इनोकुलेट करने के बाद सीड टैंक है। सीड टैंक में फिर हमने प्रॉपर जो हमारा फर्मेंटेड था उस हमने बायो पैरामीटर स्टैंडर्ड रखे हैं, दैट इज़ pH 6.5, टेम्परेचर 26 to 28। ठीक है ना। द प्रॉपर एरिएशन शुड बी डन विद स्टरलाइज्ड एयर एंड पम्प्ड इनटू इट, एंड एजिटेशन विद द बफर्स विच अलाउ अ कांस्टेंट एजिटेशन ऑफ 200 RPM। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था प्रोडक्शन का, जहाँ पे इनोकुलम हमने प्रिपेयर किया। सेकंड स्टेप था हमारा न्यूट्रिएंट मीडिया। तो हमने उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट मीडिया को ऐड किया, लाइक कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, मिनरल सोर्स, प्रिकर्सर, जिसमें हर एक चीज़ का एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन और अमाउंट पहले से स्पेसिफाइड था। अगर हम उससे ज़्यादा ऐड करते हैं, हम उसका कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं, तो उससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन के ऊपर। और सबसे ज़्यादा जो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल था वो है आपका प्रिकर्सर का। अगर प्रिकर्सर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली सेलेक्ट करना है कि आपको किस टाइप का पेनिसिलिन प्रोड्यूस करना है। इफ़ यू वांट टू add a phenylacetic acid, then it will provide only penicillin G type of penicillin. If you add hydroxyphenylacetic acid, it provide penicillin X. If you add phenoxyacetic acid, it will provide precursor for penicillin V production. Then if you also corn strip liquor as a nitrogen source, it will also act as a precursor when we add a corn strip liquor. So it also provide phenylacetic acid derivative with the corn strip liquor. Therefore they are used for the production of penicillin G। यानी कि जब भी हम कॉर्न स्ट्रिप लिक्विड और फिनाइलिस्टिक एसिड को ऐड करेंगे तो किसका प्रोडक्शन होगा, पेनिसिलिन जी का। फिनॉक्सी एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, पेनिसिलिन वी। हाइड्रोक्सी फिनाइलिस्टिक एसिड ऐड करेंगे, पेनिसिलिन एक्स।
और फिनाइल एसिटिक एसिड प्रोवाइड करेंगे तो पेनिसिलिन जी। तो ये डिफरेंट टाइप के प्रिकर्सर को जब आप ऐड करते हैं तो इस टाइप की फॉर्मेशन को डेवलप करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम उसमें एंटी फोमिंग एजेंट्स को हम यूज़ करते हैं ताकि फोमिंग और फ्रोदिंग की कंडीशन डेवलप ना हो। तो क्या क्या आपके एंटी फोमिंग एजेंट्स होते हैं? सिलिकॉन्स, ऑक्टाडेसिनॉल, लार्ड ऑयल, दीज आर द एंटी फोमिंग एजेंट्स विच आर यूज टू प्रिवेंट द फोमिंग या फ्रोदिंग कंडीशन इन द फर्मेंटेशन। देन उसका हम रिकवरी प्रोसेस भी करते हैं। रिकवरी प्रोसेस आपका 3 स्टेप में है: रिमूवल ऑफ माइसिलिन, काउंटर करेंट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ फ्लूइड एक्सट्रैक्ट। तो किस तरीके से आप उसको रिकवर कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू, वो हमने कवर किया है कि आप उसको फ़िल्टर्ड कर रहे हो रोटेटरी वैक्यूम से, फिर फ़िल्टर्ड को आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ऑर्गेनिक में, वाटर प्लस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन में आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशंस अकर हो रही है। फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि आपने अगर क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन सॉल्ट को अगर आपने वॉश एंड ड्राई किया है तो किस तरीके से आप उसमें क्या चीज़ एडअप कर रहे हो। ठीक है, अगर आप चारकोल ट्रीटमेंट के थ्रू फूड एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन कर रहे हो तो चारकोल इज़ द बेस्ट वन, ताकि जितने भी वो पैरोजन्स हैं चारकोल उसको भी क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है। एंड स्टेरिलाइजेशन इज़ डन एट द लास्ट प्रोसेस। तो द बेस्ट वे टू रिमूव द पैरोजन फ्रॉम द पेनिसिलिन टू ट्रीट the crude extract with the charcoal. So this is the topic which covered the production of the penicillin. If you have any kind of doubt regarding this type of production, so you can mail or inbox me any type of confusion in this topic. So this is a very important topic from exam point of view. ठीक है, okay, thank you so much.